बेटे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 45 तक करा दिया था और ये डेली बाय डेली एक्सक्यूज करता हूं मैं आप लोगों से। एक्सक्यूज समझो या ऑर्डर समझो, जो भाई जो डेली वीडियो जाता है, जो आप वीडियो डेली देखते हैं, आप जितने वीडियो में क्वेश्चन कराए गए हैं उतने क्वेश्चन आप डेली करो, उतने क्वेश्चन आपका डेली होना चाहिए। अब इसके बाद आपका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बाद एक क्वेश्चन रह गया है, तो इसमें 46 फिर आगे चलेंगे हम। तो आओ पहले 46 क्वेश्चन देखते हैं और फिर आगे का क्या दिया हुआ है, कौन सा टॉपिक है वो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में है बेटे, जो अमन कमेंस बिजनेस विद ए कैपिटल of rupees 2,50,000 on 1st April 2015। अमन सिंगल अकेले 1st अप्रैल 2015 को 2,50,000 से इसने बिजनेस क्या किया, स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द 5 year ended 31st March 2020 the following profit and losses were made। मतलब 5 ईयर तक अमन अकेले बिजनेस करता है और उसका 5 ईयर का प्रॉफिट और लॉस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस 5 ईयर के पीरियड में ही हैड ड्रॉन 40,000 फॉर हिज पर्सनल यूज। इसने इस 5 साल के ड्यूरेशन में 40,000 रुपीज इसने पर्सनल यूज के लिए ड्रॉ किया है, पर्सनल यूज के लिए इसने पैसा निकाला है। ऑन 1st April 2020 he admitted Bowman into partnership on the following terms। कह रहे 1st अप्रैल 2020 को अब इसमें बूमन पार्टनर एडमिट हुआ है। अब क्या कह रहा है आगे, बूमन टू ब्रिंग, क्योंकि पार्टनर कभी भी एडमिट होगा तो एडमिट होते ही वही कंडीशन आपको जो कैपिटल और गुडविल ब्रॉट किया कि नहीं किया, तो बूमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस। मतलब आपको जय मां सरस्वती, क्वेश्चन नंबर 46 में इसमें पार्ट अकेले अमन पहले था, पहले अकेले अमन पार्ट मतलब अमन का बिजनेस था और इसमें बूमन एडमिट हुआ है हाफ शेयर के लिए, हाफ का मतलब 1/2 शेयर के लिए एडमिट हुआ है। उसके बाद क्या कह रहा है, जो बूमन टू ब्रिंग फॉर हिज हाफ शेयर इन द बिजनेस कैपिटल इक्वल टू अमन कैपिटल ऑन 31st मार्च 2020। और कैपिटल लेके आएगा, कितना लेके आता है, तो कह रहा है कि इसमें दिया है जो कैपिटल इक्वल टू अमन कैपिटल ऑन 31st मार्च 2020। मतलब 31st मार्च 2020 को जितना अमन का कैपिटल होगा उतना ही कैपिटल बूमन लेकर के आएगा। मतलब इसमें कह रहा है कि हाफ शेयर के लिए एडमिट हो गया, अब कह रहा है जो बूमन जो एडमिट हुआ है तो कैपिटल लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा, तो कैपिटल कितना लेके आएगा, तो कैपिटल इक्वल टू अमन कैपिटल ऑन 31st मार्च 2020। मतलब 31st मार्च 2020 को जितना अमन का कैपिटल होगा उतना ही कैपिटल बूमन लेकर के आएगा। इसका मतलब है जो बूमन कितना कैपिटल लेके आएगा इसके लिए पहले अमन का कैपिटल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। And to pay for the 1/2 share of goodwill of the business। और कह रहे गुडविल भी लेके आएगा, कितना, 1/2 शेयर, ऑलरेडी हाफ के लिए एडमिट हुआ है तो 1/2 ही शेयर गुडविल लेके आएगा। तो गुडविल लेके आएगा तो गुडविल की भी हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे गुडविल का वैल्यू तो दिया नहीं है। ये किस मेथड से, तो ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम्स, ये टाइम्स याद होगा, ये 3 टाइम्स मतलब ईयर्स परचेजेज है, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। Prepare the statement showing what amount Bowman should invest to become a partner and pass entry to record the transaction relating to admission। आइए, मतलब यहाँ पे आपको गुडविल कितना लेके आएगा ये भी कैलकुलेट करना है और कैपिटल कितना लेके आएगा ये भी कैलकुलेट करना है। तो पहले हम कैपिटल कैलकुलेट करें या गुडविल कैलकुलेट करें, 5 ईयर का पहले आपका जो प्रॉफिट या लॉस दिया हुआ है पहले उसको टोटल करना पड़ेगा क्योंकि गुडविल की कैलकुलेशन भी एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। तो यहां पे लिखते हैं बेटे, जो कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रॉफिट फॉर
लास्ट 5 ईयर्स, लास्ट 5 ईयर में प्रॉफिट है आपका 2016, 2017, 2018, 2019 एंड 2020। 16 में लॉस है 5000, 2016 में 5000 लॉस है। 17 में आपका प्रॉफिट है 13000, 18 में है 17000, 19 में है 20000 और 20 में 25000 दिया हुआ है। और इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो 70000 आपका टोटल प्रॉफिट आ गया। टोटल प्रॉफिट 70000 है, तो पहले गुडविल ही कैलकुलेट कर लेते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना होगा, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, मतलब 70000 अपॉन में 5 इक्वल टू 14000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब इसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे हम, तो आपको याद होगा एवरेज प्रॉफिट को हमें टाइम्स से मल्टीप्लाई करना होता है। तो 3 टाइम दिया हुआ है, तो 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू 14000 मतलब 42000। ये गुडविल फर्म की गुडविल है। किसकी? फर्म की गुडविल है 42। अब इसमें से वुमन शेयर गुडविल, वुमन शेयर ऑफ गुडविल की कैलकुलेशन हो जाएगा आपका 42000 इंटू 1/2 मतलब 21000। इसका मतलब वुमन गुडविल कितना लेके आएगा? 21000। गुडविल की कैलकुलेशन हमने कर लिया। अब कैपिटल कितना कैलकुलेट करेगा? तो जितना अमन का कैपिटल होगा 31 मार्च 2020 तक। अब कैसे? इसमें लिखेंगे हम यहां पे सेकंड, जो कैलकुलेशन ऑफ अमन कैपिटल on 31st March 2020, 31st मार्च 2020 को अमन का कैपिटल कितना है? तो अमन कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015, 1 अप्रैल 2015 को कैपिटल इसका 2,50,000 है। कैपिटल की कैलकुलेशन कैसे करेंगे भाई? जितना है बिगनिंग इसने 2,50,000 से किया था, और इसके बाद प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर, लास्ट 5 ईयर का जितना प्रॉफिट है उसको ऐड कर दीजिए। तो लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया था 70,000, तो 3,20,000 आ गया। इसमें से ड्रॉइंग दिस पीरियड, इस पीरियड में उसने ड्रॉइंग्स किया था आपका 40,000। ये 40,000 माइनस कर देंगे। इसका मतलब है जो कैपिटल इसका कितना आ गया? क्योंकि कैपिटल की कैलकुलेशन, कभी भी कैपिटल की अगर कैलकुलेशन किसी का भी किसी पार्टनर का करना है, तो जो जितने से उसने बिजनेस स्टार्ट किया प्लस जितना प्रॉफिट या लॉस होगा, आपको पता है प्रॉफिट या लॉस वो कैपिटल में ही प्लस माइनस होता है। तो 5 ईयर का जो प्रॉफिट था वो प्लस कर दिया, और जितना ड्राइंग है उसने उतना माइनस कर दिया, जो 2,80,000 आ गया। 2,80,000 अमन का कैपिटल है 31 मार्च 2020 का। इसमें लिखा हुआ है जो वुमन कैपिटल कितना लेके आएगा? जितना अमन का कैपिटल होगा। अमन का कैपिटल 2,80,000 है, इसका मतलब है जो वुमन कैपिटल कितना लेके आएगा? 2,80,000 कैपिटल और 21,000 गुडविल। और अब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए भी कहा गया है, तो फर्स्ट एंट्री आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वैसे ही एंट्री करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 एंड टू वुमन कैपिटल अकाउंट आपका 2,80,000, मतलब बैंक में 3,01,000। और इसके बाद इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफर, तो यहाँ तो अमन एक ही पार्टनर था, जो भी गुडविल ब्रॉट किया है इसने, ये टोटल का टोटल गुडविल आपका 21,000 हम अमन के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमन कैपिटल अकाउंट, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 46 बन गया। बेटे इसके बाद तो टॉपिक आता है आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व,
एंड लॉसेस का के डिस्ट्रीब्यूट करने का, लेकिन बुक में दिया हुआ है जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो आइए पहले रिवैल्यूएशन एसेट्स और लायबिलिटीज की एंट्री कर लेते हैं। फिर से पहले उसका लास्ट चैप्टर में भी हमने अकाउंट बताया था, तो पहले उसके रिवैल्यूएशन अकाउंट का अकाउंट देखिए, फिर उसकी जर्नल एंट्री देखिए, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे। मैंने बताया था आपको, जो जब पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में जैसे ही रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसके 4 इफेक्ट पड़ते हैं, आप लोगों को पता होगा। फर्स्ट, किसी को प्रॉफिट और किसी को लॉस होता है। सेकंड, गुडविल का ट्रीटमेंट होता है। थर्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस का ट्रीटमेंट होता है। और फोर्थ, फर्म के पास जितने भी उस डेट को एसेट्स या लायबिलिटीज हैं होते हैं, उन सभी का रिवैल्यूएशन किया जाता है, फिर से उसका रिवैल्यूड किया जाता है, फिर से उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है। और उस जो जैसे ही रिवैल्यूएशन करेंगे तो किसी भी एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू अगर रिवैल्यूड होगा तो हो सकता है इंक्रीज भी हो और डिक्रीज भी हो। तो उस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को लिखने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। और मैंने बताया था ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाएंगे। बेटे, रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे ही बनता है किसी का भी, जैसे ही आप अकाउंट बनाओगे, अकाउंट में रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखेंगे, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है, ये आपका पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट लिख दिया। मैं कह रहा था जैसे ही अकाउंट बनाओगे तो ये अकाउंट में मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का या तो फॉर्मेट याद करो। 2 तरीका है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का, या तो फॉर्मेट लर्न करो आप, या नहीं तो भाई अकाउंट है, अकाउंट में डेबिट में एक्सपेंसेस जाता है और क्रेडिट में इनकम आता है। अगर इतना ध्यान कर ले तो आपको कोई लर्न करने की, कोई रिवैल्यूएशन अकाउंट की फॉर्मेट याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कैसे, तो मैंने बताया है आपको, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगा क्या आएगा, तो इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। जितना वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उस इंक्रीज और डिक्रीज वैल्यू को लिखने के लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए पहले सबसे पहला है, अगर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज होगा तो एसेट्स का वैल्यू कम हो गया तो लॉस होगा। और लॉस कहां आएगा, डेबिट साइड में, मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री मतलब किसी भी एसेट्स का वैल्यू अगर कम होगा तो डेबिट में आएगा, लॉस है। अब अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। तो यहां पे आएगा इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स। किसी भी एसेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा और वो क्रेडिट में जाएगा। इसी तरह अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया, लायबिलिटी बढ़ गया, इसका मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया, क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, और लॉस को कहां लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे हम। तो यहां पे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज। अब अगर लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज हो गया, इंक्रीज होगा, सॉरी डिक्रीज नहीं, इंक्रीज इन वैल्यू, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तब ना लॉस होगा, डेबिट में आएगा। और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होगा तो लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में जाएगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटीज। अब क्या होगा, एसेट्स डिक्रीज होगा, याद रखना, डेबिट में, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट में। लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट में और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। इसके बाद कई बार क्या होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में कुछ एसेट्स या लायबिलिटी ऐसे भी होते हैं जो उस डेट को अनरिकॉर्डेड होता है, मतलब वो कहीं बैलेंस शीट में पहले से लिखा नहीं है, अनरिकॉर्डेड है। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में उसको रिकॉर्ड करना पड़ता है। अब रिकॉर्ड जब करेंगे तो अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है
रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, उस एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा, और एसेट्स जैसे इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। अनरिकॉर्डेड एसेट्स को हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्रेडिट साइड में लिखेंगे और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को डेबिट साइड में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो लॉस होगा, इसलिए डेबिट में, और अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स इंक्रीज होगा, इसलिए कहां जाएगा, क्रेडिट में। अब इसके बाद जब ये एंट्री लिखेंगे आप तो 100% दोनों में डिफरेंस आता है नहीं आता तो कोई बात नहीं, अगर आता है तो क्रेडिट साइड के टोटल को यहां लेके आइए, इसमें से इसको माइनस कीजिए और माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसको हम पार्टनर में क्या करेंगे, उसके रेशियो में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नहीं, अगर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हुआ इस अमाउंट को क्रेडिट में ले जाइए, ये लॉस आ जाएगा और इस लॉस को यहां पे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बेटे ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब है क्या, ये अकाउंट बनाया है मैंने, लेकिन एग्जामिनेशन में या क्वेश्चन में अकाउंट आएगा, मतलब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए आएगा या इसका जर्नल एंट्री बनाने के लिए आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। आपको जर्नल भी सीखना है और अकाउंट भी सीखना है। तो मैंने अकाउंट तो बनाया है, अब जर्नल देखिए। जर्नल फर्स्ट मैं यहां पे लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने अपने कॉपी आंसर बुक शीट में सबको नोट करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्रीज करने का दो तरीका है बेटे। या तो आप फॉर्मेट याद रखिए, और फॉर्मेट में आपको मैंने बताया था, हमने जर्नल एंट्री लास्ट चैप्टर में किया था कुछ क्वेश्चन में, जो अगर क्रेडिट में, जो अगर अकाउंट के थ्रू बनाते हैं आप जर्नल, तो अकाउंट आप याद कीजिए प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट में, तो जैसे जैसे एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा, एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो हमें याद रहेगा एसेट्स इंक्रीज होगा, इसका मतलब प्रॉफिट हो गया, मतलब क्रेडिट साइड में जाएगा, और जो क्रेडिट में जाएगा वो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। जैसे एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो गया तो एसेट्स क्रेडिट में आएगा, क्रेडिट में आएगा तो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में। तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और एसेट्स डिक्रीज हो गया तो डेबिट में आएगा क्योंकि लॉस होगा, तो ये जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तब इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू एसेट्स। या तो आप ऐसे बनाओ जर्नल एंट्री, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट आप याद रख करके आप जर्नल बनाओ। आपको इसमें हेल्प ये मिलेगा, जो अकाउंट भी याद रहेगा और जर्नल के लिए भी कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, जो एसेट्स आपको याद होगा डेबिट साइड में आता है, एसेट्स डेबिट में आता है, इंक्रीज होगा तो डेबिट में और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में। तो आप ये भी क्या मान लीजिए, एसेट्स इंक्रीज होगा तो डेबिट में लिखेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिट किसको करेंगे तो रिवैल्यूएशन में। एसेट्स डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट में जाएगा, फिर डेबिट में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन में। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको जो मेथड आपको आसान लगे उस मेथड से आप ये एंट्री याद कर सकते हो। मैं यहाँ पे सभी एंट्रीज लिख रहा हूं, आप लोग भी अपने नोटबुक में सभी एंट्री को पहले नोट करना और फिर क्वेश्चन करना। अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जो इफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स, किसी भी एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज हो गया। अब एसेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस कहां जाएगा, डेबिट में, तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। यहां पर्टिकुलर एसेट्स का नाम नहीं लिख रहा हूं क्योंकि कोई एसेट नहीं है जिसमें सन्ड्री एसेट्स लिख दिया है। जब क्वेश्चन करेंगे तो डेटर होगा, मशीनरी होगा, बिल्डिंग होगा, प्लांट होगा, उसका नाम लिखा जाएगा। Second entry, if increase in value of sundry assets, अगर एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो सोचो एसेट्स इंक्रीज होगा मतलब प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कहां जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा, तो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में आएगा। और तब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, डेबिट में आएगा, मतलब सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये दो एंट्री है एसेट्स का। अब इसके बाद थर्ड एंट्री क्या है, थर्ड एंट्री है जो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होगा, लायबिलिटीज इंक्रीज हो गया, थर्ड एंट्री है आपका, नोट करते जाना। थर्ड एंट्री है
जो इफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटी, अगर लायबिलिटीज का वैल्यू आपका इंक्रीज हो गया, अब लायबिलिटीज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस कहां आता है, डेबिट में आता है। लॉस लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो डेबिट में आएगा, तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज। फोर्थ एंट्री क्या है, तो फोर्थ एंट्री है आपका, अगर लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी कम हो गया तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो इफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ सन्ड्री लायबिलिटी, अगर लायबिलिटीज का वैल्यू डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, तो डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, क्रेडिट साइड में जाएगा तो जर्नल में डेबिट में आ जाएगा, तो यहां पे एंट्री होगी सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये 4 एंट्री हो गया। फिफ्थ एंट्री क्या है, तो फिफ्थ एंट्री है एसेट्स लायबिलिटीज का हो गया। फिफ्थ है जो इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी गिवन इन अदर इंफॉर्मेशन, अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अदर इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है, इफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी गिवन इन अदर इंफॉर्मेशन देन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट में अदर इंफॉर्मेशन में है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी फिर क्या होगा, बढ़ेगा, और जैसे लायबिलिटी बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, लॉस होगा, और लॉस फिर कहां आएगा, डेबिट साइड में। देख रहे हैं आप अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो डेबिट में आया तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तो एंट्री क्या हो जाएगी, नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, मतलब जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगा उसका नाम लिखा जाएगा, नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिक्स्थ एंट्री है जो इफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स गिवन इन क्वेश्चन, अब अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स अगर क्वेश्चन में दिया देन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, तब उसको हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिवैल्यूएशन, अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्वेश्चन में गिवन एडिशनल इंफॉर्मेशन में है तो रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे अनरिकॉर्डेड है, जब तक काउंटेड नहीं था तब तक उसको नहीं लिया था, अब काउंट करना पड़ेगा, अब रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करेंगे तो एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एसेट्स जैसे इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में। तो जर्नल में कहां चला जाएगा, डेबिट में। यहां भी नाम लिखेंगे हम उसका, नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसके बाद ये सिक्स्थ एंट्री है, याद रखिएगा ये सिक्स्थ एंट्री है। इसके बाद क्या होगा, तो अब जब सभी एसेट्स और लायबिलिटी की एंट्री होगी तब इसके बाद प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो इफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, सेवेंथ एंट्री, इफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू old partners capital account / current account in old ratio, if profit on revaluation, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हुआ है तो उसको ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो में। किसमें, ओल्ड रेशियो में। अब प्रॉफिट कहां आएगा, तो भाई क्रेडिट साइड का टोटल है तो प्रॉफिट यहां डिवाइड किया है ना, वैसे भी प्रॉफिट पार्टनर को मिलेगा तो कैपिटल क्या होगा, इंक्रीज, और कैपिटल इंक्रीज होगा तो कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। और याद करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट डेबिट में आता है तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री हो जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट / करंट अकाउंट। करंट क्यों, तो कैपिटल अगर फिक्स है, याद होगा आपको, कैपिटल अगर फिक्स है तो कहां लिखे, क्या लिखेंगे, करंट लिखेंगे। नहीं, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल लिखेंगे। किस रेशियो में, ये आपका ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, याद रखिएगा। इसी तरह लास्ट एंट्री है आपका, इफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन
if loss on revaluation transferred to old partners capital account oblique current account in old ratio। लॉस अगर होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो गया तो लॉस कहां डिवाइड होता है? क्रेडिट में। वैसे भी अगर मान लो पार्टनर से रिलेटेड अगर बातें आप सोचोगे तो पार्टनर में लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा तो लॉस से कैपिटल क्या होगा? डिक्रीज होगा, और कैपिटल डिक्रीज होगा तो कहां लिखते हैं? डेबिट साइड में। अकाउंट के थ्रू सोचेंगे तो लॉस क्रेडिट में डिवाइड होता है तो जर्नल में कहां चला जाएगा? डेबिट में। और तब इसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ये बेटे 8 टर्म एंट्री है, 8 एंट्री है रिवैल्यूएशन के। याद रखिएगा एग्जामिनेशन में कोई गारंटी नहीं होता जो आपको जर्नल आएगा या अकाउंट आएगा, आपको दोनों याद रखना पड़ेगा। मैं दोनों करवाऊंगा सभी क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करेंगे, एक जर्नल एंट्री से सॉल्व करेंगे और दूसरी बार अकाउंट बना के सॉल्व करेंगे। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है और रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्री है। अब मैं शुरू कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है पास नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स इन द फॉर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। यहां पे जर्नल एंट्री बनाना है। क्वेश्चन नंबर 47 का जर्नल एंट्री बनाएंगे तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनेगा। फर्स्ट में दिया हुआ है जो मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000। मशीनरी रिड्यूस मतलब मशीनरी क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। मशीनरी क्या है? एसेट्स है। एसेट डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में एसेट डिक्रीज होगा तो क्या है? लॉस है या प्रॉफिट? एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या है? लॉस है। और लॉस कहां आता है रिवैल्यूएशन में? डेबिट में। तो जर्नल में कहां चला जाएगा? क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी जैसे ही क्रेडिट में जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, वैल्यू दिया हुआ है 16,000 से कम हो गया। इसके बाद है बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाय 40,000। बिल्डिंग अप्रिसिएट हो गया तो बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। एसेट्स अगर अप्रिसिएट होगा, एसेट्स अप्रिसिएट का मतलब इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट हो गया, और एसेट्स जैसे ही इंक्रीज हो गया तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट अकाउंट में कहां जाता है? क्रेडिट साइड में। तो जर्नल में कहां चला जाएगा? डेबिट में जाएगा। तो उसकी एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये है आपका 40,000 रुपीज। फर्स्ट में 2 ट्रांजैक्शन दिया हुआ था। सेकंड में है प्रोविजन क्रिएट फॉर डॉटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू ₹80,000। आपको याद होगा प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 11th में भी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डेटर बेसिस पर कैलकुलेट करते थे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते थे। तो बेटे यहां भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, पार्टनरशिप में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, लेकिन ये प्रोविजन, ये जितने भी खंड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, ये ईयर के एंड में नहीं है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम में है। इसलिए जो भी एसेट्स या लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा, इसलिए वो रिवैल्यूएशन में जाता है। फिलहाल आप प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स को करंट लायबिलिटीज मानना, आप इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट करना। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स वह होता भी करंट लायबिलिटी ही है, प्रोविजन है लेकिन इसको करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट कीजिएगा। तो कह रहा है जो प्रोविजन फॉर बी क्रिएटेड है, रेज्ड है, मेड है। क्रिएटेड, रेज्ड, मेड मतलब क्या? इंक्रीज करना है। प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स क्रिएटेड फॉर डॉटफुल डेट्स 5% ऑफ डेटर का 5% आपको प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इंक्रीज करना है, मतलब प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स मेड करना है, बनाना है, मतलब लायबिलिटी इंक्रीज करना है। और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो फिर क्या होगा? लॉस होगा, और लॉस कहां जाएगा रिवैल्यूएशन के? डेबिट साइड में। तो जर्नल में कहां आएगा? क्रेडिट में। और इसलिए इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स।
यहाँ डेटर्स नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ही लिखेंगे। कितना, तो डेटर 80,000 है और 80,000 का 5% आपका 4,000 होगा। ये रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। थर्ड एंट्री है बेटे, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम बाय इंक्रीज 12,000। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम मतलब किसी प्रोडक्ट का हमने वारंटी दिया था, उसका क्लेम आया है, और क्लेम आया है तो लायबिलिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमें क्लेम जब आया है तो हमें उसको रिपेयरिंग कराना पड़ेगा, उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा, उसको हमें पैसे देने पड़ेंगे, और देने पड़ेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज होगा, और लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो कहां आएगा, लॉस होगा। लॉस कहां आता है रिवैल्यूएशन में, डेबिट में, तो जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में, और इसलिए इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी, लिख दीजिए आप, प्रोविजन फॉर वारंटी, WARRANTY, प्रोविजन फॉर वारंटी 12,000 रुपीज। बेटे ये क्वेश्चन नंबर आपका 47 का। कहोगे क्या इसमें प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन नहीं करेंगे, करते हैं, लेकिन जहां पे पार्टनर का नाम दिया होगा वहीं पे हम कैलकुलेशन करके उस प्रॉफिट या लॉस को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये इस क्वेश्चन में किसी प्रॉफिट का, किसी पार्टनर का मतलब यहाँ पे नाम क्वेश्चन में गिवन नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको उसका प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 47। अब बनाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 बनाएंगे हम। 48 क्वेश्चन देखिए। में पास एंट्रीज इन फर्म जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। 48 क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है बेटे, जो फर्स्ट में है, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹20,000 आर टू बी अकाउंटेड। अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जो 20,000 कह रहा है, क्या अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, अब हमें अकाउंटेड करना है, मतलब उसको हमें रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट क्या है, हमारा एसेट्स है, और एसेट्स अनरिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। एसेट्स अगर अनरिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। फिर वही बात, एसेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, और एसेट्स इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट कहां जाता है, क्रेडिट से रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, और इसलिए इसकी एंट्री बेटे फिर वही होगी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नेम ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स जर्नल में लिखाया है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स का नाम लिखा जाएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट्स नहीं लिखेंगे। यहाँ पे एंट्री करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये अमाउंट है आपका 20,000 रुपीज। इसके बाद सेकेंड एंट्री है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर 5,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सप्लायर मतलब जिससे हम गुड्स परचेज करते हैं, उसका अनरिकॉर्डेड है। अब रिकॉर्ड लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे तो क्या होगा, फिर लायबिलिटी बढ़ेगा तो लॉस होगा, और लॉस फिर रिवैल्यूएशन में कहां आता है, डेबिट में, और जैसे डेबिट में आया तो बेटे जर्नल में कहां चला जाएगा, क्रेडिट में। तो इसकी एंट्री करेंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, क्योंकि जो सप्लायर है उसको हम क्रेडिटर बोलते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 5,000 रुपीज। थर्ड एंट्री है बेटा इसका 48 क्वेश्चन का, जन आइटम ऑफ ₹1600 इंक्लूड, ये सेंटेंस आपको आगे भी बहुत सारे क्वेश्चनों में मिलेगा। An item of ₹1600 included in sundry creditors not likely to be claimed and hence should be returned back. कह रहा है an item of ₹1600 included in creditor, क्रेडिटर में ऐड है, 1600 रुपीज क्रेडिटर में ऐड है, इंक्लूडेड इन क्रेडिटर, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ऐड तो है लेकिन जिस डेट को रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है उस डेट को ये दिया हुआ है, जिस डेट को ये क्लेम खत्म हो गया, मतलब उसको हमें अब पैसे नहीं देने हैं। इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, क्रेडिटर में ऐड है, आज के डेट तक क्रेडिटर में ऐड है, लेकिन कह रहा है क्या, नहीं, नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, ये क्लेम खत्म हो गया, मतलब उस क्रेडिटर को हमें पैसे नहीं देने हैं। इसका मतलब क्रेडिटर डिक्रीज हो गया, और क्रेडिटर क्या है हमारा, लायबिलिटी, और लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो किस साइड में आता है,
लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा ना, और प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन में कहां जाता है, क्रेडिट साइड में। और क्रेडिट साइड में बेटे जैसे ही जाएगा तो फिर एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1600। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 48। अब 49 क्वेश्चन करेंगे हम। 49 क्वेश्चन में छोटा सा क्वेश्चन है, और जरा ध्यान देना बेटे, क्योंकि इन छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन जर्नल एंट्री में पॉसिबल है, आ सकता है, आपको एमसीक्यू हो या नॉर्मल वैसे ही दिया हो। इसमें लिखा है बेटे, जो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3:2 दिया हुआ है। द एडमिटेड जेड एज ए पार्टनर एंड फिक्स्ड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, न्यू रेशियो दिया हुआ है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स existed at ₹50,000 and 5,000. All debtor are good. Pass the necessary journal entry. Very simple. बिल्कुल ही आसान सा है ये। बेटे कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो आपका 3:2 दिया हुआ है। एक्स और वाई दो पार्टनर है, जिस ये क्वेश्चन नंबर आपका 49 है। एक्स और वाई दो पार्टनर है जिसका रेशियो 3/5 एंड 2/5 है। जेड एडमिट हुआ है 1/6 के लिए, और क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, जिस डेट को एडमिट हुआ है उस डेट को आपको बैलेंस शीट में डेटर ये 50,000 दिया हुआ है, और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जिसको याद होगा पीएफडीडी लिखते हैं, ये 5 ये माइनस करके, मतलब ये दिया हुआ है प्रेजेंट का कंडीशन ये है डेटर का, जो डेटर 50,000 है और उसमें से 5,000 माइनस करके दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि जो ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। अब पहले से प्रोविजन है 5,000, प्रोविजन क्यों बनाते थे हम, याद है, अगर किसी डेटर पे हमें डाउट होता है, ये डेटर हमें पैसे दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो जितने डेटर पे डाउट होता है उतना हम अमाउंट पहले से प्रोविजन सेविंग करके रख लेते हैं, उसी को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कहते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5,000 पहले से है, लेकिन अब कह रहे हैं नहीं सारे डेटर अच्छे हैं, मतलब नो रिक्वायर्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, मतलब प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जब नहीं है, पहले तो था, अब कह रहे प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है, इट मींस क्या, इसका मतलब है जो प्रोविजन को डिक्रीज करेंगे, मतलब प्रोविजन को माइनस करेंगे। प्रोविजन इंक्रीज होता तो लायबिलिटी इंक्रीज होता, और जब सभी डेटर अच्छे हैं, पहले से प्रोविजन है, तो अब प्रोविजन को डिक्रीज करेंगे, मतलब लायबिलिटी डिक्रीज होगा। क्योंकि मैंने बताया है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो अब कह रहे हैं सभी डेटर अच्छे हैं, मतलब प्रोविजन की आवश्यकता नहीं है, इसका मतलब प्रोविजन को डिक्रीज करना है, मतलब लायबिलिटी कम करना है, और लायबिलिटी कम करना है तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट कहां लिखते हैं बेटे, क्रेडिट साइड में, याद होगा रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में, और इसलिए इसकी एंट्री होगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 5,000। एक ही ट्रांजैक्शन दिया हुआ है यही। अब लेकिन यहां पार्टनर का नाम है, पार्टनर का नाम है तो आपको प्रॉफिट और लॉस जो हुआ है तो उसको प्रॉफिट डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटे ऑलरेडी जर्नल एंट्री में प्रॉफिट और लॉस, वैसे अकाउंट बनाते समय तो प्रॉफिट और लॉस फटाफट पता चल जाता है, जो क्रेडिट ज्यादा होगा तो डेबिट में प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा होगा तो क्रेडिट में लॉस। जर्नल में रिवैल्यूएशन अगर क्रेडिट में है तो प्रॉफिट है, और रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो लॉस है, तो यहां किस में है, क्रेडिट में है, इसका मतलब प्रॉफिट है। और प्रॉफिट को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, आपको याद होगा जो प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो जर्नल में क्रेडिट में चला जाएगा, और इसलिए इसकी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ओल्ड रेशियो में, और ये 5,000 प्रॉफिट है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3,000 एंड 2,000। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 49। बेटे आगे के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने इनपर में। फिलहाल हमने अभी 49 तक बताया है, आज जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन का काफी था, हाँ आज इतने तक ही। आगे के क्वेश्चंस आप 53 तक ट्राई करके देखना। ऑल द बेस्ट।